मेरा मुंह मत खुलवाइए प्लीज। गुड इवनिंग सर। हमसे गुड गुड इवनिंग बेटा, ये गुड आफ्टरनून बोल रही है सानिया, देखो गुड देखो इवनिंग सर। सर मैंने गुड इवनिंग बोला। अरे सर वो पता है क्या हुआ, एक्चुअली मैंने ना कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे ना, तो मैंने सोचा कि ये सारे डाउट वाले क्वेश्चन है, तो मैंने उसमें से आपके लिए खा दिए थे, ये वाला मैंने ट्राई ही नहीं किया था। अब आप मेरी सारी मेरे को जितने लोगों ने गुड इवनिंग बोला बेटा, क्या बोला, लास्ट में रोने लग जाओगे आप सभी को गुड इवनिंग, मैं सुन नहीं पाया, ठीक है। तो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग लास्ट, सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा। लास्ट में पायल बोलेगी कि सर मेरे को ना कभी बोलना ही नहीं है, मैं म्यूट रखूंगी। बताओ भी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा लोग। हाँ जी, और किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं डाउट है कोई दिक्कत नहीं, फिर हम कहानी को आप ना कल की वो निकालो स्लाइड। कल की स्लाइड निकालते हैं भाई साहब। आइए, एक जगह बड़ा खतरनाक गलती कराया आप लोगों ने, ये पाप सिर्फ आप ही लोग करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता है। नहीं सर, वो ना मैं जब बोल रही थी ना तो मेरा नेटवर्क इशू था, सानिया को पूछो सर, सच में था। हाँ हाँ, ये आंसर यहाँ पे प्लस आना था, समझे? नहीं सर, ऊपर माइनस है √2 के साथ। ये देवा, अच्छा वो ना, वो तो मैं समझ रहा हूँ, ये बोल रहे हो आप? हाँ सर, यही बोल रही हूँ। और यहाँ पे भी प्लस ही आएगा ना? इधर तो प्लस ही है सर। इधर तो प्लस ही आएगा सर। माइनस लिखवाया था आप लोगों ने सर। नहीं ये सर, कल मेरा नेटवर्क इशू था, मैंने बोला भी आपको, आपने सुना ही नहीं। सच में सानिया से पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक तो है। बोल रही थी कुछ। एक मिनट जरा थांबो। ये सवाल को किसने ट्राई किया है बेटा लोग? हम तो सीधे नीचे गए थे। सर मेरे को तो दिखाई नहीं, कसम से सर, नहीं मैं करती। वाह, मेरे को सिर्फ ये सुनाई दिया था कि 8 क्वेश्चन दिए हैं, वो कर लेना, मैं डायरेक्ट वहां गई थी। मैंने बोला था बेटा ये 8 तो करने ही हैं, मैंने शायद ये बोला था आप लोगों से कि ये 8 तो करने ही हैं, बाकी के ज्यादा हो सकते हैं, ये पॉसिबल होगा शायद। अगर आप लोग कोई नहीं, आप ना ऐसा करो, मत कराओ इसे, हम करके लाएंगे, आपको भेज देंगे क्लास के बिल्कुल बाद। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप लोगों को जानबूझ करके दिया गया था ताकि आप परेशान होइए। इस कहानी में एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो कॉन्सेप्ट को मैं इसके साथ बताऊंगा। फिलहाल हमको सर ये दूर दूर, मान लीजिए कि ये हमने पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लिया और ये सवाल आपकी आंखों के सामने आ गया, आपका दिमाग सबसे पहले क्या हिट करेगा, सबसे पहला क्या करेगा बताइए आप? सिंपल, भाई सोचते हैं कि सर हमने पूरा इंटीग्रेशन तो पढ़ ही लिया, कहानी खत्म हो गई सर इंटीग्रेशन की, अब हमारे सामने ये सवाल आया, हम क्या सोचेंगे बताइए? इसको साइन बाय थॉट जरा थांबा। सबसे पहला थॉट आया सर कि हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं ना। यस सर। रूट में साइन एक्स और कॉस एक्स चेंज कर देते हैं, ये भी बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत, कॉस एक्स डी एक्स लिख देते हैं। और बताइए सर, मैं तो टी पुट कर देती जो रूट के अंदर। जो दिमाग में आ रहा है बेटा बताइए, अगर आपका दिमाग वैलिड होगा, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर माइंड ओनली। अगर किसी ने टी बोला है बेटा, मैं भी टी पुट करके दिखाऊंगा आपको, और मैं सवाल बना के दिखाता हूँ आपके आंखों के सामने, ये सवाल बना दूंगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि बेटा आपके दिमाग में क्या है मुझे वो बताइए, क्योंकि आपने पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लिया अभी, अब आपके दिमाग में कोई ऐसा फंडा नहीं है जो बच गया है। हाँ, एक लेक्चर और लूंगा, लेक्चर लेने के बाद मैं शॉर्ट ट्रिक्स सिखा दूंगा आप लोगों को, वो इंटीग्रेशन का मैं एक लेक्चर लूंगा जिसमें सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आपको, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। लेकिन अभी मैं सारा चीज बता दिया हूं आप लोगों को। आपके दिमाग में पहला चीज है सर साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, मैं कर दिया, अब बताओ। अच्छा, एक बच्ची ने बोला है कि सर हम इसको टी पुट करेंगे, मैं उसको भी साइड में लिख लेता हूं कि सर मैं उसको टी पुट किया। लेकिन चलिए बेटा मैं चलो टी पुट करता हूं। किसको टी पुट करने को बोला? tan x को। गलत जवाब बेटा, tan x को टी स्क्वायर पुट करिए आप, क्योंकि रूट के अंदर कोई टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर में होता है, पता है? टी स्क्वायर पुट कीजिए। अब बताइए, दो लोग अलग अलग रास्ता से जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या दोनों लोग आंसर सही ले पाएंगे। और इसलिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि बेटा जब भी जेई सवाल देता है तब तब वो क्वेश्चन के साथ आंसर अटैच कर देता है, मैक्सिमम टाइम आपको आंसर दे देगा। रीजन क्या है? रीजन यही है कि उसको मालूम है कि एक बच्चा इसी सवाल को दूसरे तरीका से करेगा तो हो सकता है उसको मंजिल कुछ और मिले, और दूसरा चीज ये होगा कि दूसरा बच्चा कुछ दूसरे तरीका से यूज करेगा तो उसको मंजिल कुछ और मिलेगी। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि सर क्या ये सवाल में दोनों ही तरीका वैलिड है कि नहीं,
अब बताइए इसके बाद आप क्या करेंगे। दूसरा वाला तो मैं समझ गया कि जैसे ही आपने tan x इक्वल टू टी स्क्वायर लिखा है, इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करते तो बेटा ये हो जाएगा सेकेंड टी स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t dt। इसके बाद क्या करोगे बोलो आप लोग। अगर सर मैं इस क्वेश्चन को जस्ट अभी छोड़ दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे फाइट मारिए, क्योंकि मेरे को आपने दो रास्ता दिखाया है और मैं ये भी गारंटी देता हूं कि दोनों रास्ते से आंसर सेम आएगा। cos को sin में चेंज कर दें? कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे बेटा? मतलब cos की जगह √1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर रूट ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए तो ना करे तो बेटर है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ऐसा लिख के आता है क्या कि कॉम्प्लिकेट द फॉलोइंग? हाँ, बोलता है सिंप्लीफाई करो ना। आप सवाल और कठिन बना रहे हैं। जो सवाल दिया है वो पसंद नहीं है आपको। कई बच्चे लोग अभी आ रहे हैं। अच्छा, आज तो सारे बच्चे गायब हैं, क्यों? जितने लोगों ने चैट में आज शनिवार है। माइक ऑन करके गुड इवनिंग बोला करो, मैं बार बार बोलता हूँ। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। पूरी क्लास माइक ऑन नहीं करते तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। कम से कम गुड इवनिंग और बाय तो माइक ऑन करके बोला करो, लगे कि आप क्लास पढ़ने आए हो। अरे सर डांट दिए ना घर में, तो क्या ही कर सकते बेचारे। गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं, बताओ। इतना सीधा साधा आदमी हूं मैं, फिर भी नहीं। सर आइए क्या ही करे। अरे बंद करिए सारी बातों को, यहाँ पे आते हैं। इसके बाद आपको कोई रास्ता दिख रहा है? cos x का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा बताओ? फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला बोलो। चलिए मैं एक टैग लगा देता हूं इस सवाल में। रास्ता आप लोगों ने बताया है, घर पर आप लोग करेंगे। घर पर करे। करेंगे सर। घर पर करेंगे हम। अभी भी सर घर में ही है, अभी कर ले। नहीं, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। आइए जरा हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सर ये बताओ ना पहले, ये बड़ा होगा बहुत या छोटा सा? सही बताएं तो अगर आपने पहले वाले को पकड़ लिया ना तो पहले वाला ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दूसरा वाला। लेकिन बात ये वाला सर मेरे को लग रहा है बड़ा होएगा। आंसर दोनों से सेम आएगा। आंसर ये भी बता बात। दोगे आप? हाँ जी बेटा, आंसर बता दोगे? आंसर बता दोगे आप? आंसर मुझे याद तो नहीं है। वैसे करके आएगा लॉग करके कुछ। दोनों तरीका से आंसर क्या आ रहा है, लेकिन तरीका मैं आपको दोनों तरीका से करके दिखा दूंगा। अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो मैं तो कल बताऊंगा ना आपको, परसों बताऊंगा। क्यों नहीं सर ऐसे बोल रही हूँ ना मैं, अगर नहीं हुआ तब बताना। अच्छा ठीक है, आंसर मैं लास्ट में इस पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। मैंने B2 बैच में सॉल्व कराया था इसका। Yes. ये B2 बैच वाले से मांग लीजिए। मैं B2 बैच में इसको नहीं सॉल्व मांगेंगे, खुद करेंगे सर हम। खुद करना है आप लोगों को। B2 बैच वाले हार गए थे, अब देखते हैं B1 बैच वाले क्या करते हैं। आप ही लोग बोलते हो मैं ना जीतने की कोशिश करूंगी वाला। अब देखिए, चैलेंज आपको दे दिया कि वो लोग तो हार गए थे। अब देखते हैं आप लोग, अगर आप लोग आप बना दोगे तो आज के बाद आपकी तारीफ बंद पक्का। लेकिन नहीं सर तारीफ तो तब भी करना, नहीं सर बिना तारीफ के मजा ही नहीं आता। साक्षी का आंसर अलाउड नहीं है, तो साक्षी तो B1 B2 B3 सबसे ऊपर है ना, तो इसका आंसर मैं नहीं मानूंगा। अगर साक्षी ने बनाया तो भी मैं ओके सर, सर आप आंसर लगा देना लगा नीचे। आंसर लगा दें, ठीक है? लेकिन आप अगर सॉल्व कर लिए तो इन लोगों को भेजना मत। ओके। हाँ, ये मत। जीतेंगे तो हमें, क्योंकि अच्छा साक्षी दीदी। हमारे बैच में आती है नहीं, ना। ये आपके ग्रुप का नहीं है, नहीं ना, ये चीटिंग है। चलिए आते इससे हैं। चीटिंग नहीं करते हम। चीटिंग नहीं करना है आपको। आइए बेटा हेडिंग डालिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, जो मैं पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक छोड़ा हूं उसका टेंशन ना लीजिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा सर, बाकी की जो चीजें हैं वो शॉर्ट ट्रिक्स में आ जाएंगी, तो उसका भी कोई सीन नहीं है। आइए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है सर? बड़ा मजेदार चैप्टर है, दिमाग आपका एक अलग लेवल पे जाएगा वापस से। इंटीग्रेशन है ही आईक्यू बढ़ाने वाला चैप्टर। आप इसके दूसरे पार्ट को देखिए या तीसरे पार्ट को देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, या आप सिंपल इंटीग्रेशन को देखिए, दिमाग बड़ा यूज करता है। ये कैसे होगा सर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जितना ज्यादा सीखते हैं कॉम्प्लिकेशन उतना बढ़ती जाती है। ये आपने रियलाइज किया रहेगा ना सर, जितना फंडा सीखो एक नया फंडा आ जाता है सामने। तो मैं आपको पहले ही बोल के रखा हूं, तो बेटा एटलीस्ट 500 सम करने हैं आपको इस पे।
अच्छा, एक खुशखबरी आपको दे रहा हूं। क्या सर? क्या? खुशखबरी ये है कि अगर कोई बच्चा इंटीग्रेशन में बैकलॉग बना लिया तो आज के बाद वो चैप्टर आपको जितना आता है उतना छोड़ दीजिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू कीजिए, इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगा। वाह, तो ये बात पहले क्यों नहीं? सर अगर ये बात मैं नहीं तो पहले बैकलॉग बनाने ही क्यों है, पहले ये बताओ। सॉरी बैकलॉग बनाने ही क्यों है? नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि इनकेस अगर आप लोगों के बैकलॉग क्रिएट हो गए रहेंगे कि सर इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा, तो बेटा टेंशन ना लीजिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन संभाल लेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि बेटा अब जो प्रैक्टिस करेंगे एक्स्ट्रा सम्स की, पीवाईक्यूज छोड़ करके, वो अब इंटीग्रेशन से नहीं करना है, अब वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का करना है। समझ गए? सर आप ना शारदा को एडमिट कर दो क्लास में। मैं तो वो रिक्वेस्ट ही नहीं है बेटा, मैं कैसे एडमिट कर लूं उसको? तो वो बोल रही है, मेरे को मैसेज कर रही है वो। करो, बोलो ज्वाइन करने। क्लास तो ज्वाइन नहीं कर रही मेरी तरह बार बार। तो बड़ा गुड न्यूज दिया ना कि हाँ सर डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं, हम लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े सर, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। हाँ जी, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़िए, बड़ा मजेदार चीज है। लेकिन आपको मालूम है कि थोड़ा बहुत फंक्शन का रोल इसमें आएगा। दीवार वो फंक्शन सर हर बार आ जाता है कहीं ना कहीं से। वो तो बेटा जान है ना प्लस का। तो फंक्शन नहीं बोलो, मेरे को बड़ा गंदा लगता है वो। कैलकुलस जिन पैरों पे खड़ा है उसका नाम ही फंक्शन है। हम फंक्शन बनाते ही नहीं। हम प्रोग्राम बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पहले दिन बोला था बेटा इस चैप्टर को हल्के में मत लेना, बहुत मारेगा बीच में, पटक पटक के धोएगा आप लोगों को। जब भी आएगा वो आ जाएगा। बेटा शाजिया को बोलो जल्दी से करने को, रिक्वेस्ट डालने को, टाइम तो पास मैंने बोला ना। देवा। चलिए हम शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। वैसे अगर बोला जाए सबसे पहला चीज कि मैं इंटीग्रेशन के ही सवालों को पहले आपको दिखा देता हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सर किया क्या जाता है, उसके बाद मैं इसका असली पिक्चर दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है इसके कहानी को बताने के लिए कि सर ये कहां से आया था, कहां से नहीं आया था, क्या करते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। शाजिया माइक ऑन करके गुड इवनिंग बोलना। गुड इवनिंग सर। मैं बोलो, मेरे लग गया था ना आप चैट करोगे अलसी लोग। आइए, सबसे पहला चीज कि बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक चीज का फर्क होता है, वो होता है लिमिट। मैं कोई भी एक सवाल उठा लिया, मान लीजिए कि मेरे को इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, या मैं एक सिंपल सा सवाल लेता हूं, मान लीजिए बेटा इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 6, और इसको मेरे को इंटीग्रेट करना था। तो मैं इंटीग्रेट पहले कैसे करता था, बहुत आसान सवाल है, तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं। I इज इक्वल टू एक्स का पावर 4/4 प्लस का 2x क्यूब बाई प्लस में 4x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में 6x होता था, और एक साइन होता था बेटा यहाँ पे c होता था। अब ये जो कहानी है ये हमारे है पिछले पिछले चैप्टर की कहानी, या इसके फर्स्ट पार्ट की कहानी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो कहानी है कि यहां पे कुछ लग जाएगा। अब इनका मीनिंग क्या होता है मैं समझाऊंगा। रुक जाइए, रुक जाइए, मेरे को मालूम है कि आप लोग पढ़े हैं, 5 मिनट बाद आपका सब ज्ञान ना भूल जाएगा। रुक जाओ, सब्र कर लो, अरे फुल टॉस दे रहा हूं, सब्र कर लीजिए। तो आपने बोला कि सर लिमिट लग जाता है, यस अगर ही करता हूं लिमिट लग जाता है। मैं इसको अभी कुछ नाम नहीं दूंगा, मैं बोलता हूं कि बेटा यहाँ पे दो टर्म आ जाते हैं। लेट्स से कि मैंने नाम दे दिया बेटा 1 और यहाँ पे दे दिया 2, मैंने दिया 1 और मैंने दिया 2। आप इंटीग्रेट पिछले चैप्टर जैसा ही करोगे, इसका मतलब कि मैं सर जब भी इसका इंटीग्रेशन करूंगा मेरा ध्यान लिमिट पर नहीं जाना चाहिए। कब जाएगा कब नहीं जाएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ट्राई कीजिए कि सर इनिशियली हमारा ध्यान लिमिट पे जाने के लिए ना हो, बाद में कुछ तो प्रॉपर्टीज आ जाएंगे जो आपको लिमिट में पता चलेगा सर ऐसा लिमिट है तो ये प्रॉपर्टीज लगा देंगे, फिलहाल नहीं जाना चाहिए। तो हमने सर इस सवाल को लिमिट को इग्नोर करते हुए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जैसा इंटीग्रेट किया है, और इंटीग्रेट करने के बाद फिर रोल में आएगा आपका लिमिट। जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे, फिलहाल मैं ये बता रहा हूं आपको कि आपको एक बॉक्स में इन सारे वैल्यूज को बंद करना है,
फिर बताएंगे कि सर एक लिमिट यहां पे था और एक लिमिट यहां पे था। मतलब ये पूरे इंटीग्रल का लिमिट जो था, आपने वर्ड यूज किया ना लिमिट, नीचे वाला लिमिट मतलब लोअर लिमिट होता है, अपर वाला मतलब ऊपर वाला मतलब सर अपर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट ये था अपर लिमिट। अब आप इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे सर? देखिए, फिलहाल मैंने जानबूझ करके ज्यादा सवाल बड़ा कर दिया ना, छोटा कर दें इसको, चलिए ठीक कर देंगे इसको। आई जो होगा सबसे पहले बेटा रखा जाता है अपर लिमिट, फिर रखा जाता है लोअर लिमिट। अब ये आपको लग रहा है सर ये हमको याद हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब आप गलती करोगे, अपर लिमिट पहले नहीं रखोगे, लोअर लिमिट पहले रख दोगे, और वही माइनस का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। आपको लगेगा सर हमारा प्लस रखने पे आंसर 4 आया था, और ये पहले इसको रखा तो आंसर 4 आया, और पहले इसको रखा तो मेरा आंसर 8 आएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने सही रखा है तो साइन के साथ सही आंसर आएगा, और अगर आपने उल्टा रखा है तो नेगेटिव आंसर आता है। इसका मतलब कि अगर आपने लिमिट को रखने में गड़बड़ किया तो सर आप मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम रहोगे, साइन में गलत हो जाएगा। और साइन में गलत होना सर बहुत बड़ा पाप है क्या? पाप है। दिखाऊंगा आपको कैसे पाप है। तो सही तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का। सबसे पहले आप ऊपर वाला लिमिट रखते हैं, बाद में आप लोअर लिमिट रखते हैं। तो चलिए अपर लिमिट रखते हैं हम। सर रखेंगे कहां पे ये तो बताओ बेटा। जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां 2 रखोगे, जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां 2 रखोगे, और जहां एक्स नहीं दिखेगा सर वहां, तो वहां क्यों रखोगे भाई? जबरदस्ती थोड़ी रखना है। तो ये आपको दिख जाएगा बेटा 2 का पावर 4/4, जो कि 16/4। एक बात, बोलिए, जल्दी बोलिए। हमारे सर तो बोल रहे थे कि इसमें कांस्टेंट नहीं आता है। क्या बोला आपने? जो आपने कांस्टेंट सी लिखा है ना, कि वो नहीं आता है डेफिनेट में। क्या आपने पूछा कि? क्योंकि उन्होंने बोला कि इसमें तो पुट्टी ही नहीं करती है, आएगा क्यों भला? गलत जवाब है। क्यों नहीं आता है बेटा, वही आपको बताने जा रहा हूं। आंसर सही बोला उन्होंने कि नहीं आता है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों नहीं आता है। भरोसा रखो, हम गलत नहीं बताएंगे आपको। आप पे तो पूरा विश्वास है, 101%। आंख बंद करके भरोसा कीजिए कि हम जो पढ़ाएंगे सही पढ़ाएंगे। 101%। यस। अब आइए हम आपको बताते हैं बेटा लिमिट क्यों नहीं रखते हैं। रुक तो जाओ। तो 16/4 प्लस 2x³ तो बेटा 2 × 8/3 दिखेगा। मैंने अपर लिमिट रखा है। प्लस में 4 × 2 का स्क्वायर 4/2 दिखेगा। फिर आपको 6 × 2 दिखेगा, और प्लस सी के साथ कोई एक्स नहीं है, तो सर मैं सी को एज इट इज रख दूंगा। क्या यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। नहीं सर। है ना? यस सर। आगे देखते हैं बेटा। मैंने अपर लिमिट रख दिया, माइनस में लोअर लिमिट रखने की बारी आई। मैंने लोअर लिमिट रखा बेटा, तो 1/4 प्लस में 2/3 प्लस में 4/2 प्लस का 6 और प्लस का सी आया। कितने बच्चे देख पा रहे हैं कि सर सी यहां पे गायब हो रहा है? यस सर। ये सी गायब हुआ कि नहीं हुआ? हो गया हो सर। गया सर। यही रीजन है बेटा कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी को बार बार नहीं लिख रहे। समझ गए? क्योंकि हर बार एक्स के साथ आएगा, उसमें एक्स आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि हर बार ये कांस्टेंट आप लिखोगे तो बस सी लिखोगे, एक्स वहां पे आएगा ही नहीं। जब एक्स आएगा नहीं तो सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसके पास जाएगा नहीं, और जब नहीं जाएगा तो वही बाद में कैंसल हो जाता है। तो दुनिया वाले ने एक रिजल्ट बना दिया कि सर इसमें तो कांस्टेंट आ ही नहीं रहा है, तो कांस्टेंट लिखना ही नहीं है। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब नहीं पूछोगे ना सर क्यों नहीं आता है? नहीं सर, आप नहीं पूछे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर जो भी आएगा ये पूरा इंटीग्रल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब मैं एक काम करता हूं। मैं एक फंक्शन को इंटीग्रेट करके दिखाता हूं, और वो मान लीजिए फंक्शन है f of x dx। आप जानते हो कि सर अगर छोटा चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो बड़ा चीज मिलता है। मैं मान लेता हूं कि अगर मैं स्मॉल f of x को इंटीग्रेट करूंगा तो कैपिटल f of x आएगा, या मैं मान के चलता हूं कि सर अगर f of x को इंटीग्रेट करता हूं तो g of x आएगा। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बेटा आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कुछ भी। मान लीजिए इसको इंटीग्रेट किया, दूसरा फंक्शन आ गया, और वो क्या फंक्शन है? g of x आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ f of x इज
g ऑफ x प्लस का c, यही होगा। C। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक लिमिट डाल दिया। लिमिट क्या है, a से लेकर के b तक। अब मैं इन जनरल आपको बता रहा हूं, एक जनरलाइज फॉर्म बता रहा हूं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सवाल ऐसे ही होंगे। यहां पे कोई फंक्शन होगा, यहां पे कोई लिमिट होगा, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। जब रिजल्ट की बारी आती है तो सर हम लास्ट में इस लिमिट को भी लगाते हैं। तो मैं यहां पे a लगा दूंगा और यहां पे b लगा दूंगा। क्या ये बात सबको समझ में आई बच्चा लोग? अच्छा, अब कितने लोग समझ पाए कि फिर सर लोअर लिमिट रखेंगे, जहां जहां अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे? तो इसका आंसर आएगा सर g ऑफ b प्लस माइनस g ऑफ a प्लस का c। क्या आपको दिख गया सर c कट रहा था? दिख गया सर। इसलिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में c को इज्जत नहीं देते। बोलो नहीं समझे सर? बेइज्जती भी तो नहीं करते सर, समझ गए सर। क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ बताइए। अरे इसके कॉन्सेप्ट के रस को देखिएगा, क्या मजेदार, मतलब स्वीट चैप्टर है। जो मीनिंग समझाएगा ना आप लोगों को, पता चलेगा सर ऐसा मजा आ गया सर, यही चीज होता है। अब आपको मालूम है कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वहां पे बोर्ड भी शानदार खेलता है, जेई भी शानदार खेलता है। अब जेई जो वाला पूछेगा ना, उसका रूप दिखा रहा हूं आपको। किसी बच्चे ने मेरे से ये नहीं पूछा था कि सर आपने x का डेरिवेटिव बताया था, वो होता है आंसर 1। फिर आपने मॉड x का डेरिवेटिव बताया, आंसर होता है 1 और -1। मॉड x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन 0 देगा, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके जेई के लेवल का सवाल है। सिंपल आपसे पूछ देगा दोबारा बोलना एक बार कि मॉड, बेटा ये पढ़ा दिया हूं, आप दोबारा बुलवा रहे हो हमसे। मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं होता है जब x का वैल्यू 0 हो जाए। तो कल के दिन आपसे कोई पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि बताओ मॉड x -1 डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा? तो आप सोच लेंगे मॉड के अंदर जो चीज है वो 0 कब बनता है? तो 1 x इक्वल टू 1 दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हो सकता है कि आपसे कोई पूछ दे कि मॉड sin x कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो दिमाग में सोचना कि सर sin x डिफरेंशिएबल कब नहीं होता है? तो sin x 0 जब sin 0 देगा, और sin 0 कब कब देता है? जब x का वैल्यू n पाई आंसर। यस सर। तो ये चीज होता है, मॉड के अंदर कोई भी चीज फंसा, आप समझ लीजिए कि सर ये डिफरेंशिएबल वहां पे नहीं होगा जहां पे ये 0 बन रहा था। अब ये आप समझ सकते हैं कि सर ये गेम हुआ क्यों? क्योंकि बेटा मॉड का ग्राफ देखोगे आप, मॉड का ग्राफ देखेंगे तो ये ऐसा होता है। एक डायलॉग बोला था मैंने कि जब जब शार्प पॉइंट आएगा वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। शार्प पॉइंट आ गया तो सर नॉट डिफरेंशिएबल है। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा सवाल। अब देखो ये टोटली कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं। आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ y इज इक्वल टू, यहां पे मैंने जिंटेक्स लिख दिया, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कब है कब कब नहीं है। तो आप जानते हैं कि सर ये तो हर बार इंटीजर आंसर देगा। हर बार इंटीजर देगा मतलब सर जिंट x का जो वैल्यू आएगा वो कोई ना कोई इंटीजर आंसर आएगा। 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, कुछ ऐसा आएगा। इसका मतलब कि सर ये एक कांस्टेंट लाइन दे रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको याद रहेगा। याद है आपको स्टेप ग्राफ? ये फंक्शन कब कब, अच्छा ये बात समझ गए ना कि सर हर बार एक इंटीजर आंसर देगा। हर बार इंटीजर आंसर देगा, इसका मतलब कि सर जो भी आंसर देगा ये 1 देगा, 2 देगा, 0 देगा, -2 देगा, कुछ ऐसा ही आंसर देगा। मतलब सर ये कांस्टेंट आंसर दे रहा है। और अगर ये कांस्टेंट आंसर दिया तो बेटा इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। बोलिए हाँ कि ना? कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, बस मैं दिमाग लगाया है। लेकिन फिर से एक सवाल अराइज होगा कि बेटा एक बात बताओ, ये फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया कैसे? जब आप इसके ग्राफ को देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब आप इसके ग्राफ को देखते हैं, ये रे देवा, आइए जरा इसको चेंज करते हैं। इसके ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अपने फंक्शन को कैसे किया, तो आप बोलोगे सर हर बार ये एक लाइन दे रहे, जैसे ये 0 दिया, 1 दिया,
-1 देगा। इन सारे वैल्यूज को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सर ये आंसर 0 देगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ -1 0, डेरिवेटिव ऑफ 2 सर 0। मेरा सवाल आएगा, एक बात बताओ, डेरिवेटिव तो तब निकालोगे ना जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस नहीं है। ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओनली व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसलिए आपको कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी बताया जाता है। चेन देखिए, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट पढ़ाया जाए, एग्जिस्ट किया तो कंटिन्यूअस है, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया तो कंटिन्यूटी ही गायब हो जाता है। ग्राफिक कंटिन्यूअस नहीं तो ग्राफ टूट जाता है। जब वो कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर लिया तब हम डिफरेंशिएट करते हैं। हम टूटे मुटे ग्राफ पर थोड़ी काम करते सर, हमको तो ग्राफ एकदम स्मूथ चाहिए। अब ये पॉइंट समझकर आपने एक सवाल उठाओगे कि सर देखो एक काम करते हैं, फिर वही बात करते हैं, इज्जत देना, हर चीज को पॉजिटिव वे में सोचना। कौन सा? कि मान लीजिए वो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो घर वाले क्या बोलते हैं, सब में पास हो बस एक ही में फेल हो ना। और बाहर वाले क्या बाकी बोलते हैं कि फेल हो गया। बाहर वाले बोलते हैं फेल हो गया। दोनों बात सही बोल रहे हैं, फेल तो आप सच में हुए हो, बस बोलने का तरीका अलग है। सर एक बार बताना, नेटवर्क चला गया था। बस बता रहे हैं बेटा। तो आप ये बोल सकते हो ना कि सर ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस ही तो है, बस इंटीग्रल पॉइंट छोड़ दीजिए आप। अब इंटीग्रल पॉइंट, सर ये 0 पे टूटा है, ये 1 पे टूटा है, वैसे ही 2 पे टूटेगा, 3 पे टूटेगा। तो अगर आपसे कोई बोला कि बताइए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, तो आप बोलना जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, अदरवाइज इसका आंसर 0 आएगा। नहीं समझे? डिफरेंशिएबल तब होगा जब x बिलोंग टू मतलब इंटीजर करेगा, या नहीं होगा? नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मैं बोलूं कि बेटा y इज इक्वल टू, अब मैं आपको ये बोलूंगा ना बेटा कि एग्जैक्टली 2 पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, तो आप बोलोगे नहीं सर एग्जैक्टली 2 पे तो ग्राफ टूट गया है। डेरिवेटिव निकालने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस पॉइंट पे जाकर डिफरेंशिएशन निकाल लें ना, पॉइंट के आसपास का एलएचडी और आरएचडी एग्जिस्ट करना चाहिए। याद है ना आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे हम, दोनों बराबर आया तब बोलते थे कि सर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब 1 के लेफ्ट में जैसे आएंगे, ये 1 के लेफ्ट में तो आंसर जेड 0 देगा, और 1 के राइट में जब जाएंगे तो आंसर 1 देगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं सर, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सर आप इस फंक्शन के एलएचडी कैसे निकालोगे? फंक्शन तो कंटिन्यूअस नहीं है इस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। बाकी ये ग्राफ इस पॉइंट पे टूटा है, इस पॉइंट पे टूटा है, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ग्राफ या तो टूट जाए या तो ग्राफ 4 पॉइंट दे दे, आप बोलोगे सर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेक्चर जाकर रिवाइज करो डिफरेंशिएबिलिटी का, समझ गए? सर यार याद होना चाहिए। अब सेम सवाल आप लोग पूछ सकते थे इंटीग्रेशन में, सर हम तो डेरिवेटिव का निकाल लेते हैं, आप इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स बताइए क्या होगा। बड़ा बढ़िया। सर बोल रही है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्लास लीव कर दे। कौन? ऐश्वर्या सर, उसने मैसेज किया, आपने देखा ही। देखो तबीयत भी बहुत गंदा टाइम पे खराब हुआ है। अब मैं जो चैप्टर में बताने वाला हूँ वो तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं। रिकॉर्डिंग जिंदाबाद। रिकॉर्डिंग देख लीजिए अब। सर क्या? सर ये रिकॉर्डिंग डलती कब है? सुबह 10 बजे 11 बजे तो डलती नहीं है, कब डलती है? 12-1 बजे डाल देते हैं बेटा। बेटा सिर्फ हिमाचल में रिकॉर्डिंग नहीं जा रहा है ना, पूरा अवंती का रिकॉर्डिंग जा रहा है दूसरे चैनल्स पे। तो बंदा जो एडिट कर रहा है, जो बंदा एडिट कर रहा है यूट्यूब पे डाल रहा है, डिस्क्रिप्शंस डाल रहा है। एडिट कहाँ करते हैं सर, वही वीडियो तो डाल देते हैं। क्या आपके आगे इंट्रो नहीं लगता है अवंती का? सिर्फ वो एक इंट्रो तो लगता है। तो इंट्रो लगाने में बेटा एडिट करना पड़ेगा ना, आप कैसे बिना इंट्रो अवंती लाइव हिमाचल। बेटा टाइम लगता है। चलिए ठीक है, उनका काम है, वो अच्छा से कर रहे हैं, जब टाइम मिलेगा करेंगे, हम उनका क्यों दोष दें। हमारा काम है टाइम पे पढ़ना, हम पढ़ नहीं रहे। चलिए उनका तो सर एक ही काम तो है, वीडियो एडिट करना, उन्होंने कौन सा पढ़ाना। बेटा एक ही काम है, पढ़ना।
आप बोलोगे सर हमको बहुत सारा चीज पढ़ना है, वो भी बोलेंगे हमको बहुत सारा वीडियो एडिट मारना है। हमको स्कूल भी जाना है, उनको को जाना है कहीं अपने काम पे तो जाना है, उनको घर ऑफिस जाना है, उनको ऑफिस जाना है, काम करना है उनको। तो वही ना, उनको तो वही काम करने जाना है, हमको स्कूल भी जाना है, स्कूल का काम भी करना है। बेटा वो पढ़ लिए, सर आप तो टॉपिक पे आओ, हमारी बातें खत्म नहीं होगी, चलो आप क्लास। पास हैं, दे हैव डिग्री, यू डोंट हैव डिग्री ऑफ 12th राइट नाउ। बकवास मत। सर वो करते हैं काम, चलो अब सर मान गए सर हम। बात मानना सीखो, आते हैं बड़ा तर्क लड़ाने के लिए। मैं नहीं आ रही। सही हो, मैं बोल रही हूँ सही हो आप। ये तो मेरे को बेइज्जती फील हो रहा है जब आप ऐसा बोल रहे हो ना। आइए जरा इस कहानी में बढ़ते हैं कि सर क्या होता अगर एक बच्चा हिम्मत करके बोलता कि मुझे बताओ भैया आप इतना जाड़ा कैसे हो गए, मम्मी ने ज्यादा खिला दिए क्या आपको? अब सही। ये आपका सवाल कि बेटा क्या होता अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स पूछ देता। बड़ा मजेदार चीज है सर। अब इस सवाल का खासियत ये है कि कभी भी आपका इस सवाल का जवाब आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं दे पाएगा। डेफिनेट में भी है ये क्वेश्चन। और डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या बोला बेटा आपने? डेफिनेट में तो है मॉड वाले क्वेश्चन। हाँ एनसीईआरटी में भी दिया है ना। ये से 1-2 क्वेश्चन है सर। अब आइए ध्यान से सीखते हैं कि सर क्या बात है इसमें कि इनडेफिनिट के पास जवाब नहीं है इसका। देखिए असली इंटीग्रेशन जो है बेटा वो डेफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनिट तो पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि आप इंटीग्रेशन पे थोड़ा कमांड कर पाओ, आप सीख पाओ कि इंटीग्रेशन के सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके टूल्स कौन कौन से हैं। बाकी असली चैप्टर आपका अब शुरू हो रहा है। अभी इतने दिन से आपको धोखा में नहीं रखा जा रहा था, आपके ऊपर काम किया जा रहा था। अब ये सवाल वैलिड तब होगा जब आप बोलेंगे कि सर इस मॉड को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। अब ये जो वर्ड आया बेटा कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि बेटा मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, डिटेल में पढ़ाऊं कि ऊपर ऊपर पढ़ाऊं? ऊपर ऊपर डिटेल। चलिए ऊपर ऊपर पढ़ते हैं इसको। डिटेल। हाँ देखो चिल्लाने लग गए सर, डिटेल में पढ़ाइए सर। डिटेल में पढ़ाओ। आइए हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए आप सर। कोई भी कुछ भी बोलेगा, मेरा मन में जो आएगा मैं वही पढ़ाऊंगा, ठीक है? अल्लाह के उड़ने सर ये वो। फिर सर पूछ क्यों रहे हो? नहीं चलेगी सर आपकी, हमारी तो नो। मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ध्यान से देखिए, अब जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। बेटा मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन दुनिया वाले दो तरीका से बोलते हैं। पहला बोलते हैं कि कर्व का एरिया निकालता है, कर्व का एरिया, या मैं ऐसा लिख सकता हूं एरिया ऑफ कर्व निकालते हैं, एरिया ऑफ कर्व। कोई ये बोलता है कि सर एरिया ऑफ कर्व हमारा इंटीग्रेशन निकालता है। अच्छा जी, कोई इसी बात को थोड़ा सा टेक्निकली बोलता है अलजेब्रिक एरिया ऑफ कर्व। दोनों बात में फर्क है। अलजेब्रिक एरिया ऑफ कर्व एक आईआईटी का फिजिक्स का सवाल है। सवाल ये था कि मैं ग्राफ बनाकर दे रहा हूं, जाकर देखिएगा मिल जाएगा आपको। आईआईटी 2004 का शायद सवाल है, ढूंढिएगा पीवाईक्यूज आपको मिल जाएगा। चैप्टर आपको बता दे रहा हूं बेटा, चैप्टर है काइनेमेटिक्स का ही सवाल दिया है आपको। बोला था कि मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रहा हूं। सवाल भी देख लो, मैं अभी दिखा दे रहा हूं, फिर आपको पता चलेगा सर कि मैथ्स जानना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये रहा एक्सेलरेशन और ये रहा आपका टाइम। बोला कि मान लीजिए मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, बाकी सब चीज याद है। टाइम टी पे या 10 सेकंड पे एक्सेलरेशन जो था वो 25 था, जो भी इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का होता है सेकंड, ये आप जानते हो। बोला कि मुझे बताइए कि 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर के 10 तक, 0 पे तो 0 है, 10 पे जाने के बाद भाई साहब ने 25 दिया है। तो बताइए इसका एक्सेलरेशन कब ज्यादा था? क्या दोबारा बोलेंगे? एक्सेलरेशन कब ज्यादा था?
लो से हमें क्या पता कब ज्यादा होगा। कुछ सवाल ऐसे ही दिए। फिर क्वेश्चन दोबारा बोलो ना। अब गूगल पे सर्च अपनी करो। मर्जी से मतलब। मैं ये सवाल को डाल दूंगा। किसका माइक यार, मेरी आवाज मेरे को सुना रहे हो यार, किसका माइक है? अवंतिका। अवंतिका जी का। आप माइक में क्या करके बैठे हो? मेरा ही आवाज मेरे को सुनाई दे रहा है, बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, हाँ सर। एक काम करेंगे, ये सवाल को भी आपको चाहिए ना, तो मैं इस सवाल का फोटो ग्रुप में डाल दूंगा। देन यू विल रियलाइज कि सर पावर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। खास बात ये थी कि जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता वो भी इस सवाल को कर सकते थे। लेकिन जिनको इंटीग्रेशन आती थी वो भी कर पाएंगे। अभी इस सवाल को मैं डाल दूंगा, जैसा है ना मैं खोजूंगा और डाल दूंगा, लेकिन मुझे याद है कि फिजिक्स में ये सवाल पूछा गया था। मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूं। अलजेब्रिक एरिया ऑफ कर्व एंड सर एरिया ऑफ कर्व में क्या फर्क है, दिखाता हूं आपको। आपके सामने मैंने एक कर्व बनाया और कर्व कुछ ऐसा है। फोटो में कुछ ले लेता हूं। एक फोटो मैंने ऐसा ले लिया, फिर मैंने ऐसा ले लिया, फिर मैंने इसको ऐसा कर दिया। मान लेते हैं सर ये ऐसा है। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इस रीजन का एरिया 10 यूनिट है, इसका 2 यूनिट है एंड इसका 3 यूनिट है, या 5 यूनिट दे देते हैं, ऐसा लिख देते हैं। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग चलूं कि सर एरिया ऑफ कर्व कितना है, तो वी नो कि सर एरिया ऑफ कर्व का मतलब होता है कि एरिया नेगेटिव हम नहीं ले सकते। ग्राफ नीचे लाई कर रहा है, ग्राफ नीचे लाई कर रहा है। जो मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था ना कि बेटा आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट में किसी को पहले पुट करते हो, अगर आपने लोअर लिमिट को पहले पुट कर दिया और अपर लिमिट को बाद में पुट किया तो आपके आंसर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आंसर के साइन में फर्क पड़ जाएगा। तो इनडायरेक्टली आप इतना बड़ा पाप कर रहे हैं कि अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर आप एरिया निकाल रहे हैं, और अगर आप नेगेटिव आंसर ला रहे हैं तो ग्राफ नीचे एरिया निकाल रहे हैं। तो आपने ग्राफ को ही चेंज कर दिया, ये पाप कर रहे थे आप। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो ग्राफ ऊपर नीचे एरिया निकल जाता है सर। मैं पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूं, दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूं यहां पे कि अगर मेरे से पूछा जाए एरिया ऑफ कर्व कितना होगा तो मैं सारा एरिया पॉजिटिव लूंगा, बाद में टोटल एरिया निकालूंगा। तो पहला एरिया कितना है बेटा, पहला एरिया है 10 प्लस ये 2 नहीं है, ये दुनिया वाले के लिए 2 है, ये नीचे लाई कर रहा है इसलिए मेरे लिए -2 होगा। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ एरिया की बात करता हूं तो मैं यहां पे 2 लूंगा, और ये क्योंकि एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका एरिया पॉजिटिव आएगा, और ये हो जाएगा बेटा प्लस का 5, और आंसर आता 17। पहले आंसर के अकॉर्डिंग अगर मैं दूसरे पॉइंट आंसर दूं तो अलजेब्रिक एरिया का मतलब होता है कि विथ साइन एरिया लीजिए आप। तो ये हो गया 10, ये हो गया -2, और ये हो गया प्लस का 5, और आंसर हो गया बेटा 13। सही है मेरा? यस सर। क्या मालूम, बड़ा सही है ना। मीनिंग तो सर चेंज हो गया, आपने दोनों बात में दोनों ही चीजों में एरिया बोला है। एक जगह 17 आ रहा है, एक जगह 13 आ रहा है। तो आप बताइए इंटीग्रेशन का असली मतलब क्या है? वैल्यू तो दो जगह पे दो बातें आ गई सर। असली मतलब होता है बेटा ये वाला। सो इन डेफिनेट इंटीग्रेशन वी टेक अलजेब्रिक एरिया ऑफ कर्व। ग्राफ ऊपर है पॉजिटिव एरिया लीजिए, ग्राफ नीचे है आप नेगेटिव एरियाज लीजिए। कॉन्सेप्ट को याद रखना, जेई सम पूछेगा फंस जाओगे बहुत बुरी तरह से। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। ना सर आपको मजा नहीं आया, जरा बताएंगे जेई कैसे सम पूछेगा। देखिए आपको जेई वाला बोलेगा कि बेटा एक काम करो, एक ग्राफ लीजिए आप साइन एक्स का, ये ग्राफ लीजिए आप साइन एक्स का, बनाइए जरा 0 से लेकर 2 पाई तक। आप भी बड़ा खुश, सर ये रहा 0 से पाई, और ये रहा 0 से 2 पाई, ये रहा 0 से पाई, और ये रहा 0 से 2 पाई। एक बच्चा दिमाग लगाएगा, कहां कहां दिमाग लगा सकता है, बोलेगा सर देखो ये रहा
किसी ने अगर सेमी सर्कल सोचा बहुत मार खाओगे। जैसे ऐसा कर्व देखा सोच लिए सर सर्कल है, बेटा नहीं होता है सर्कल। खुद का दिमाग मत लगाओ, ठीक है। ये सर्कल नहीं है कि आप लगा दोगे सिर्फ कर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधा है तो सर पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। नहीं, मान लेते हैं साइन एक्स का एरिया 0 से पाई में क्या होगा, मैं फाइंड कर लेता हूं ना सर, क्यों ही बात को घुमाना है। लीजिए मैं फाइंड कर लेता हूं कि सर 0 से लेकर के 2 पाई तक एरिया, तो मैं सबसे पहले पाई निकाल के दिखाता हूं आपको। 0 से लेकर पाई तक साइन एक्स का जो एरिया होगा, मैं सबसे पहले साइन एक्स को इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करूंगा तो बेटा आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन। अब मैं सी को भूल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि सर सी आके भी जाता है, दोबारा सी को लिखने की जरूरत नहीं है। सो माइनस कॉस एक्स, लिमिट दे दूंगा 0 से लेकर के पाई। पहले अपर लिमिट रखूंगा तो ये होगा बेटा माइनस कॉस पाई, माइनस में कॉस 0, कॉस पाई होता है -1, और माइनस ऑफ -1 इज 1, और 1 सॉरी कॉस पाई, सीधे प्लस नहीं आएगा? सॉरी क्या हुआ बेटा? माइनस का कॉस था ना, तो कॉस पाई प्लस कॉस 0 नहीं है? अरे यहाँ पे हाँ 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 समझ गया समझ गया, सॉरी गड़बड़ किया मैंने, सर चलेगा। कितनी बार भी बोलोगे अब? सॉरी क्या बोला बेटा आपने? सर कब के सॉरी सॉरी बोल रहे हो, कितनी बार बोलोगे? मेरा आवाज इको हो रहा है क्या? मैं पहाड़ में बैठकर थोड़ी पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैंने 2-3 बार सॉरी बोला आपको। 2-3 बार सर, कोई 10 कोई बात नहीं सर, आप पढ़ा लो। मैं कभी कभी ज्यादा सॉरी बोल देता हूँ ना, इमोशनल हो जाता हूँ। चलिए माफ करिए, यहाँ पे आइए। बच्ची देखो सॉरी। ठीक है, तो इसका एरिया कितना है बेटा? 2। अब लोग सोचेंगे कि सर देखो जी, जैसा ग्राफ इधर बनता है वैसा ही ग्राफ इधर बनता है, तो अगर इसका एरिया 2 है, इसका एरिया भी 2 ही होगा। अब ऐसा तो नहीं ना कि बेटा 0 से लेकर 10 पाई तक बनाता तो आप बार बार 10 पाई तक ग्राफ बनाते, नहीं। एक एरिया समझ जाइए, बाकी का बाद में समझ जाइएगा कि सर सारे के 2 ही होने वाले हैं। तो बेटा आप एरिया निकाल देते 2 + 2 और आंसर हो जाता 4, गलत है। और ये आंसर होता गलत। अब एक बच्चा आता, स्मार्ट बच्चा एकदम, बोलेगा सर रुको, ये एरिया जितना है उतना ही एरिया ये वाला है, और ये अगर एरिया प्लस का कुछ होगा, मान लीजिए प्लस का तो ये माइनस का होगा। ये माइनस का, ये आंख बंद करके आंसर 0 लिखिए, बिना सॉल्व के आंसर 0 लिख देगा वो। बात समझ में आई? यस यस सर। तो ये जो एरिया है बेटा, क्या ये एरिया गलत है? नहीं, ये एरिया गलत नहीं है। आपने एरिया के टर्म्स में सही फाइंड किया है। कर्व का एक्चुअली एरिया उतना ही है, लेकिन अगर मैं इस इंटीग्रल की बात करूं तो इस इंटीग्रल का आंसर 0 आएगा। 0 आएगा। बात समझ में आ गया बेटा? यस सर। आ गए। ये कि ये गलत है, मैं बगल में लिख भी देता हूं, राइट इफ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ कर्व, वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ कर्व, क्योंकि हम एरिया को पॉजिटिव लेकर के चलते हैं सर। लेकिन अगर सवाल कुछ ऐसा आ गया कि आप इंटीग्रेट कीजिए 0 से लेकर के 2 पाई तक, और cos x dx, सॉरी साइन था ना, cos क्यों लिख रहा हूं, sin x dx, तो इसका मैं समझ गया सर, ऊपर वाला प्लस का 2 है तो नीचे वाला माइनस का 2 होगा, और आंसर होगा बेटा 0। 0। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब थोड़ा एक वर्जन इसे अपडेट करता हूं, रुक जाइए जरा, हमारा आईपैड डिस्चार्ज होने वाला है, इसको चार्ज कर देते हैं, तो बाद में ये भी रोने लग जाएगा। इतनी शांति क्यों भला? अरे कोई बोल लो, नहीं रिकॉर्डिंग देखेंगे ना कोई, तो सोचेंगे कि ये तो बंद ही होगा। नहीं नहीं, अवंतिका तेरे को क्या हुआ, बोल लेना।
सर। हाँ कोई नहीं है बच्चा, शांत बैठे रहो। जी माता श्री। इसमें डीजे की बढ़िया, माइक ऑन कर लो। ये देख शगुन गाने लग पड़ी लगाने। कौन था जो गया अभी? पता नहीं सर, मैंने नहीं देखा। डीजे वाले में गाना तो बजा दो, वॉल्यूम थोड़ी तेज, हंसी बेस तो बड़ा। दिमाग खराब हो गया है सर इसका। इधर हम पढ़ा रहे हैं और इनको डीजे पे गाना सुनना है। देखिए डिमांड भी तो अलग अलग लेवल का है। देख लो अब। डिमांड भी तो कुछ ऐसा है ना कि मैं क्या ही बताऊं। चलिए आइए यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं सर ये सवाल में। मजा तो तब आएगा जब मैं इस सवाल को चेंज करके ये पूछ दूं। जानते हो क्या? क्यों ना कैसे जान लेंगे? पहले सवाल ही डिफिकल्ट ले लेते हैं। रोने लग जाओ आप, मम्मी पापा से कंप्लेंट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ जिंट एक्स डीएक्स क्या होगा? अब बताइए सर। एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं सर, एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन जानते हैं सर, एक्स पावर एन तक का इंटीग्रेशन जानते हैं। ये कभी नहीं आया और आपने कभी बताया नहीं। बड़ा गंदा आदमी है। अब ऐसे जाकर के देख लेना, आपको जेई में भर भर के सवाल मिलेंगे। तभी तो आएगी जब आप बताओगे तो। अब देखिए इसको किया कैसे जाता है। सबसे पहला चीज कि बेटा इस सवाल का जवाब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से नहीं दे सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन से देंगे तो इसके लिए हमको लिमिट यूज करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि लिमिट फिलहाल के लिए मैं 0 से लेकर के 3 मानता हूं। 0 से लेकर के 3 मानता हूं। बहुत केयरफुली तो समझिए। 0 से 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ऐसे सवालों का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको इस फंक्शन का ग्राफ मालूम है। नहीं मालूम है तो रट जाओगे। मैं नहीं बोलता हूं, हो सकता है कि कोई आपको बहुत बड़ा टीचर है और आपको रटा दे और आप रट ले, लेकिन समझ नहीं पाओगे फिर इसको। तो अल्टीमेटली फंक्शन रिवाइज करना पड़ेगा आप लोगों को। ये बार बार बोल रहा हूं, 1000 बार बोल रहा हूं, लेकिन सुन नहीं रहे हो तो मत सुनो। आइए जरा जिंटेक्स का ग्राफ बनाते हैं, बहुत केयरफुली समझिएगा। ये रहा सर जिंटेक्स का ग्राफ। 0 से लेकर 3 तक बनाना है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि ज्यादा नहीं बनाना है सर, 0 से 3 तक बनाइए। तो चलिए जरा ग्राफ को निपटाते हैं। एक ग्राफ बेटा यहां पे आएगा 0 से लेकर 1 में, फिर 1 से लेकर 2 यहां तक, और फिर अरे 2 से लेकर के यहां तक। 0 से -1। 0 से -1 थोड़ी ना, 0 से लेकर 3 तक तो बनाना है। 0 से लेकर 3 नहीं सर, मैंने सोचा ना। तो मैं वहां आगे पीछे क्यों बनाऊं? नहीं, 0 1। सर सीढ़ियां पूरी हो जानी थी। रुक जाइए, इधर सवाल बनाना है कि सीढ़ियां पूरी करनी है। 0 से लेकर 3 तक, इसका मतलब सर ये है। देखिए मैं आपको जादू भी बता रहा हूं यहाँ पे। इसका मतलब सर एक चीज है कि अगर आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब सर आप इन कर्व के अंदर का एरिया पूछ रहे हो। और वो एरिया कैसा होना चाहिए? एरिया अलजेब्रिक होना चाहिए, मतलब विथ साइन कंसीडर करना है। यहां पे तो सर सारा एक्स के पॉजिटिव है, तो मतलब सारे एरिया सर पॉजिटिव आएंगे। बड़ा बढ़िया चीज है सर। एक बात बताओ, आप तो यही पूछ रहे हैं ना सर, इस कर्व के एरिया क्या होगा, इस कर्व का एरिया क्या होगा। अब ये जितना एरिया आएगा, ये जितना एरिया आएगा, आप मेरे से आंसर पूछ रहे हो। एक बच्चा लगाया क्लास 6 का दिमाग, बोला सर बेवकूफ आदमी हो क्या, एक काम करो, ये जो आप एरिया बार बार पूछ रहे हैं, ये कुछ और थोड़ी है, ये तो मेरे को रेक्टेंगल दिख रहा था। बात तो सही है भाई, ये जो मैं एरिया पूछ रहा हूं ये कुछ और थोड़ी है, ये तो रेक्टेंगल है। हाँ है तो रेक्टेंगल ही। तो सर कर्व का एरिया फाइंड करना मतलब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना, सर दोनों बातें बराबर है। इसका मतलब सर हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है जिंटेक्स देख के। मैं आपको बोलता बेटा ये 2 रेक्टेंगल है, आप एरिया बता दो। लो, अब ये भी डिस्चार्ज हो गए। आज ही रोना है आपको? 0% है ये।
चलिए फिलहाल बात करते हैं कि मुझे इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। बेटा रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, कौन कौन सा? लेंथ ब्रेथ। लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। इसका मतलब सारा आप इसका लेंथ निकाल दीजिए और आप इसका ब्रेड्थ निकाल दीजिए। ब्रेथ निकाल दीजिए। पहला वाला लाइन है, पहले वाला रेक्टेंगल बना नहीं, इसका मतलब सर एरिया 0 है। अब लाइन का एरिया थोड़ी निकालते हैं यार, लाइन का एरिया तो 0 आएगा, तो पहले वाला तो सर सिंपली लाइन है। लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बन रहा है सर? 0 बन रहा है। 0। दूसरा वाला लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ एरिया बना रहा है ना, फिर थर्ड वाला कुछ लाइन आपका एक्स एक्सिस के साथ एरिया बना रहा है। पहले वाला लाइन के पास 0 है, आंसर ही नहीं है। इसका मतलब कि सर अगर मेरे से ये पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ जिनटेक्स फ्रॉम 0 to 1, तो मैं डायरेक्टली आंसर बोलूंगा सर 0 होता है। और ये आप तुरंत बता सकते हो, यहां पे मैं कोई x पावर n और x पावर x स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, बिल्कुल फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैं ग्राफ देख करके बता रहा हूं सर कि इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है कि कर्व एरिया अंडर एक्स एक्सिस, अलजेब्रिक साइन। जब मैं बोलूंगा एरिया ऑफ कर्व अंडर एक्स एक्सिस या विद एक्स एक्सिस, तो आप समझेंगे सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में अलजेब्रिक साइन के साथ बोल रहा हूं। एरिया अंडर कर्व में जब पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि एरिया मतलब सारा पॉजिटिव लेना होता है। तो फिलहाल मैं बहुत बड़ा टर्म यूज नहीं करूंगा कि एरिया विद द कर्व या विद एक्स एक्सिस विद अलजेब्रिक साइन, इतना कुछ नहीं बोलूंगा। सिंपल बोलूंगा कि एरिया अंडर कर्व क्या हो रहा है। ठीक है भाई साहब, 400 वही कह रहेंगे, 2-4% ज्यादा ही हो गया रहेगा उससे। ठीक है, तो मेरे से सर एरिया पूछा जा रहा है, ये वाला, ये इतना एरिया और ये इतना एरिया पूछा जा रहा है सर। मुझे लेंथ इंटू ब्रेड्थ मालूम है, मुझे मालूम है सर कि 0 से लेकर के, ध्यान से देखते जाइएगा, 0 अगर 1 पे मैं इसका वैल्यू पूछूं तो 1 आता है, और 2 का जेंट कितना होता है बेटा लोग? 2 होता है सर। तो अगर मैं इसका ब्रेड्थ पूछूं तो 1 से 2 के बीच में बेटा गैप कितना है? 1 यूनिट का। 1। और फिर इसका हाइट भी है, इसका हाइट लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोलिए, तो ये भी कितना है बेटा? 0 से लेकर 1 जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो 0 से लेकर 1 में कितना गैप होता है? 1 का। इसका मतलब कि सर इसका एरिया आया 0, दूसरे रेक्टेंगल का एरिया आया 1, और क्योंकि सारे ऊपर है तो मैं सब प्लस में लूंगा। अब इसका एरिया निकालते हैं। अगेन विड्थ तो बेटा आपका 1 ही है, क्योंकि 2 से 3 के बीच में तो आपका गैप कितना होगा? 1 यूनिट का ही होगा। हाइट कितना हो गया? हाइट कितना हो गया? 2 आ जाएगी हाइट। तो ये हो गया 1 इंटू 2 2, तो आंसर कितना हो गया बेटा? 3 आंसर हो गया। बात समझ में आया? आपको लग रहा है कि अगर ये चीज मैं क्लास 6 के बच्चे को बता दूं तो भी समझ जाएगा। अगर वो इस नोटेशन से डरे ना, और मैं उसको सिंपल 2 रेक्टेंगल लेके जाता और बोलता कि बेटा देख लेंथ इतना है, ब्रेड्थ इतना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर दो, पक्की बात है वो फाइंड करके दे देगा सर ये लो। लेकिन जब क्लास 12 के बच्चों को थोड़ा कैलकुलस के लैंग्वेज में समझाया जाता है तो रोना चालू, बिस्लरी का बॉटल भर देता है रो रो के, है ना। लेकिन मजा नहीं आया, बड़ा बहुत गंदा चीज है सर। मजा तो तब आएगा ना जब आप मुझे कोई ट्रिक बता दो, या तो मुझे और थोड़ा मैथमेटिकली इसको डिफाइन करके दे दो, या तो मैं आपको ट्रिक बता दूं कि बेटा हर सवाल के लिए आंसर यही आएगा, तो आप इसको समझोगे नहीं, डायरेक्ट बताओगे सर आंसर ये आएगा, है ना। अब इसका एरिया बेटा 1, क्यों 1 आया? क्योंकि इसका हर बार गैप तो आप वहीं रखोगे, 3 से 4 में भी गैप 1 का होगा, आपका जो लेंथ आ रहा है वो तो बेटा 1 ही आएगा। तो डिपेंड कर रहा है सर हाइट कितना ले रहे हैं आप, 1 इंटू हाइट आंसर आ रहा है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं बेटा? इसके बीच में भी गैप कितना था? 1 का, और हाइट कितना था? 0, तो 1 इंटू 0 सर इसका आंसर आया 0। दूसरे कर्व का एरिया आंसर आया 1, तीसरे कर्व का आंसर आया 2, नेक्स्ट आंसर आता 3, आंसर आता बेटा 4। इससे पता ये चलता है सर कि अगर आप मेरे से एरिया पूछते भी ना तो मैं डायरेक्टली डरता नहीं सर, डायरेक्टली आंसर बता दूंगा आपको। क्या बताओगे? पूछ के देखो सर। चलिए एक और चैलेंज ले लेते हैं, मैं आपसे पूछ देता हूं, बताइए जरा I इज इक्वल टू इंटीग्रल, इस बार मैं 1 से लेकर के 0 से नहीं ले रहा हूं, 1 से लेकर के 10 तक का एरिया पूछा और बोला जिंट x का एरिया बताइए, क्या होगा आंसर? 9। 10 एरिया 10 थोड़ी होगा बेटा, 1 से लेकर के 2 में एरिया 2 आएगा कि नहीं? यस सर। सॉरी, Yes, 1 से लेकर 2 में एरिया 1 आएगा ना, नहीं आएगा 1 और फिर प्लस 2। 2 से 3 में आंसर 2 आएगा, क्योंकि विड्थ तो बेटा वही आ रहा है, हाइट आपका चेंज हो रहा है। अब 2 से 3 में आंसर कितना आया था? 2 से 3 के बीच में कुछ भी वैल्यू दोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? 2 ही आएगा ना। आएगा
अब 3 से 4 में कुछ भी वैल्यू लोगे, जिंट आंसर कितना देगा? 3 देगा। सर ऐसा, अरे भाई साहब, ऐसा कर करके मैं 2 से 3 में एरिया, 2 से 3 में एरिया 2, 3 से 4 में एरिया 3, 4 से 5 में एरिया 4, 5 से 6 में एरिया 5, 6 से 7 में 6, 7 से 8 में 7, 8 से 9 में 8 और 9 से 10 9 और 9। आंसर मतलब सर 1 से लेकर 9 तक ऐड कर दीजिए। आप जानते हैं बेटा n 1 से लेकर n तक का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ना कि 9 इंटू 9 प्लस 1 10/2 आंसर। फॉर्मूला मालूम है? सम ऑफ यस सर, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू n, यस सर, m into n plus 1 divided by 2। 2। तो आंसर हो जाएगा बेटा 9 इंटू 9 प्लस 1 10/2 और आंसर हो गया 45 यूनिट। सर ये तो बहाना था इंटीग्रेशन का, साइन दे करके डराना था उन लोगों को। हमारा तो इंटीग्रेशन का काम ही नहीं आया यहाँ पे, इसलिए तो बोला बेटा बड़ा ही स्वीट चैप्टर है। सर दोबारा बता दोगे प्लीज? मेरा ना नेट खत्म हो गया था ना, तो मैं हॉटस्पॉट ले, क्योंकि सर्वर डाउन है ना, तो डला ही नहीं। कहाँ से बताना है आपको? अच्छा अब यहीं से, अच्छा यहीं पे पहुंचे हो, यहीं से बता दो सेकंड क्वेश्चन। ये वाला समझ, ये वाला के टाइम पे थे आप? आधा बता दिया था ना, आधे पे उड़ गई थी। ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि बेटा हमें इसको सॉल्व करना था। इसका मतलब सर ये कर्व जो बनेगा उसका एरिया फाइंड करना था एक्सिस के साथ में, एरिया ऑफ कर्व विथ एक्स एक्सिस। तो आपने देखा कि सर ये वाला जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ तो एरिया कुछ बना नहीं रहा है। ये वाला कर्व एक्स एक्सिस के साथ ये एरिया बना रहा है, ये वाला कर्व एक्स एक्सिस के साथ कुछ ये एरिया बना रहा है। तो मैं कर्व का एरिया बोलूं या मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये तो रेक्टेंगल का एरिया है। अब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ की जरूरत है। तो चलिए मैं सबसे पहले पहला रेक्टेंगल की बात करता हूं। तो पहले रेक्टेंगल में बेटा लेंथ तो इसका 1 ही है, हाइट भी इसका 1 ही है। तो 1 इंटू 1 इसका आंसर आएगा 1। इसमें लेंथ 1 ही, क्योंकि 2 से 3 के बीच में गैप तो 1 का ही रखो, 1 यूनिट का ही रख रहे हैं ना। और ये हाइट कितना जा रहा है बेटा? 2 यूनिट जा रहा है। हाइट कैसे पता करोगे बेटा? 2 और 3 के बीच में कुछ भी वैल्यू दोगे, जिंटू उसको 2 पे भेजेगा। तो इसका मतलब सर ग्राफ 2 पे जा रहा है, तो हाइट क्या हो गया? 2। तो इधर का 1 और इधर का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो सर एरिया 2 आ रहा है। क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं सर। बात समझ में आ रही है? तो इसका एरिया क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। वैसे करके अगर मैं आपसे बोलता कि मुझे नेक्स्ट एरिया बताइए, तो आप क्या करते? नेक्स्ट एरिया मतलब सर 3 तक जाएगा, 3 से ये 3 तक जाएगा ग्राफ। अगेन विड्थ आप तो होगा, तो आंसर 1 इंटू 3 3 होता। बात समझ में आएगी नहीं? तो फिर मैंने एक सवाल क्रिएट किया कि 1 से लेकर के 10 तक का एरिया बता दीजिए। फिर आप दिमाग लगाए कि सर 1 से 2 में देखो हर बार विड्थ आपका 1 यूनिट ही है, तो वो तो भूल जाओ, क्योंकि 1 इंटू विड्थ करोगे आंसर, विड्थ आपका 1 है। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो 1 का कुछ रोल आएगा नहीं सर, जो हाइट होगा उसका वही आंसर आते रहेगा। अब तोड़ते जाओ, बार बार तोड़ते जाओ सर। 1 से 2 में, 1 से 2 में सर 1 आंसर आएगा, 2 से 3 में 2 हाइट आंसर आएगा, क्योंकि बेस तो बेटा आप 1 ले रहे हैं तो उसका कोई रोल ही नहीं है। यही होता ना, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट, ये हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ बोल देते हैं दुनिया वाले। क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। 1 से 2 में हाइट 1, 2 से 3 में सर हाइट 2, 3 से 4 में हाइट 3। तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं ना कि सर मैं डायरेक्टली 10 से छोटे, 10 से 11 में तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक लिमिट है। तो मैं 9 से लेकर 10 तक मैं सोचूंगा, तो 9 से 10 के बीच में बेटा आंसर क्या आएगा? 1 से लेकर 9 तक, है ना? 10 नहीं होगा इंक्लूड। 10 नहीं होगा ना बेटा, 10 तो तब होगा ना जब 10 से 11 में जाते आप। इसका अपर लिमिट ही 10 है, 10 से ज्यादा जाना ही नहीं है। जिंट 10 से ज्यादा आंसर दोगे तब 10 देगा ना। यस सर। बात समझिए? बात समझिए। ऐड कर दीजिए और आंसर दीजिए सर, कहानी खत्म है। नहीं समझे सर? समझ गए सर। लेकिन आपको मालूम है बेटा दुनिया इतनी प्यारी तो है नहीं। यस सर, वो तो है। बड़ी गंदी है सर, बहुत गंदी है सर। अब इसके बाद का कहानी नेक्स्ट लेक्चर में होगी।
फिलहाल जितना डेफिनेट इंटीग्रेशन के तब के बारे में, लिए थैंक यू। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। को थैंक यू दिखा दो। लेकिन सर आप थैंक यू तो दिखा दो। थैंक यू पे चाहिए आपको हाँ बहुत, सर। दीजिए भाई, थैंक यू, लो थैंक यू पेज। अवंती फेलिस नहीं थैंक यू। सर ये आपके लिए, हम आपको दिखा रहे हैं ना। बढ़िया जी। फिलहाल आप लोग ये तो समझ गए रहेंगे ना कि ये चैप्टर में सर रस बहुत आने वाला है। आगे आगे कड़वा भी लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ये चैप्टर की खास बात ये है ना कि